अब तक आपने सुना भानगढ़ का महल रहस्य से भरा है। पहली नजर में वहां हर आदमी पर महल में हो रही हत्या का शक जाता है। भैरव को राजा माधव से मिलकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे इस महल में बुलाया है। महल में भैरव को अचानक त्रिशिराज की आवाज आती है और वो अपने आप को एक कमरे के दरवाजे के सामने पाता है। उस दरवाजे पर एक आदमी की तस्वीर बनी है जिसका मुंह काले कपड़े से ढका है। सिर्फ उसकी आंखें दिखती हैं, खून सी लाल आंखें। अब आगे भैरव के आसपास की सारी चीजें जैसे ओझल हो गईं। वहां सिर्फ दो चीजें बची थीं, वो दो लाल आंखों वाली तस्वीर। भैरव धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। भैरव अब उस तस्वीर के बिल्कुल करीब आ गया था। उन लाल आंखों को देखते हुए एक पल के लिए भैरव को ऐसा लगा कि वो अपनी ही आंखों में देख रहा है। उन आंखों की बनावट बिल्कुल भैरव की तरह थी, बस उनका रंग लाल था। वो आंखें भैरव को जैसे अपनी तरफ खींच रही थी और भैरव ना चाहते हुए भी खींचा चला जा रहा था। यहां क्या कर रहे हो? भैरव चौंक कर पलटा तो गिरिराज तेज कदमों से उसकी तरफ आ रहा था। भैरव का दिमाग इस वक्त बिल्कुल खाली हो गया था। तुमसे कहा था ना कि पूरब के हिस्से में नहीं आना है। गिरिराज की आंखों में गुस्सा और भय दोनों था। मैं रास्ता भटक गया था, नया है ना सब कुछ, इसलिए गलती से यहां आ गया, भैरव ने कहा और साथ ही देखा कि गिरिराज के हाथ में एक लाल कपड़े से ढका कुछ था। शायद मटकी थी, पर गिरिराज ने उसे ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो उसमें कुछ छुपाए हुए था। भैरव की आंखें उस कपड़े पर गड़ी देखकर गिरिराज की आवाज जैसे और तेज हो गई। तुम्हें महाराज ने बताया है ना, भानगढ़ में गलतियां माफ नहीं होती। अब तुम्हारे साथ एक सिपाही भी लगाना पड़ेगा ताकि तुम रास्ता ना भटको। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक दो दिन में रास्ते याद हो जाएंगे। गिरिराज भैरव के चेहरे को देखने लगा जैसे वो उस चेहरे में किसी को ढूंढ रहा था। जाओ यहां से और दोबारा यहां कभी गलती से भी मत आना, समझे? भैरव ने एक बार फिर उस दरवाजे पर बनी तस्वीर को देखा। जाओ मैंने कहा। गिरिराज फिर गरजा। भैरव वहां से चला आया, पर अब उसका दिल ये जानने को बेचैन था कि आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। भैरव भानगढ़ के महल से जैसे ही बाहर निकला, सिपाहियों की एक भीड़ अस्तबल के सामने जुटी थी। भैरव भीड़ को चीरता हुआ आगे पहुंचा तो देखा सामने एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसके बगल में गुरु बैठा उसकी गर्दन की चोट के निशान को देख रहा था। लाश बिल्कुल सफेद हो गई थी, जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून पी लिया हो। उसकी गर्दन पर ठीक हवा की नली के पास वार हुआ था, जिससे शरीर सारा खून बाहर फेंक देता है। गुरु और भैरव जब अपने कमरे में गए तो गुरु ने बताया, हमसे पहले 6 लोग इस मामले को हल करने के लिए आ चुके हैं। 6 में से 5 तो मर गए और एक गायब हो गया है। लोगों का कहना है कि वो डर के भाग गया है। और इन सब की मौत कैसे हुई? बस यही तो हैरानी की बात है। सबकी मौत वैसे ही हुई जैसे नीचे उस आदमी की गर्दन से हवा की नली काट के सारा खून निकाल लिया गया, गुरु ने बताया। क्या सबकी लाशें मिली हैं? हाँ, लाशें तो सबकी मिली हैं। क्या उनके शरीर पर कोई और चोट या मारपीट? नहीं, बस गर्दन के पास एक घाव। एक चीज तो साफ हो गई कि ये सारी हत्याएं एक ही शख्स कर रहा है और उसका मकसद सिर्फ खून है। बाकी के जिस्म से उसे कोई मतलब नहीं है। और जिस सफाई से घाव दिया जाता है उससे यह भी साफ है कि आदमी को पहले कोई नशे की चीज दी जाती है, फिर बेहोश करके उसका सारा खून निकाल लिया जाता है, गुरु ने भैरव को बताया। क्या हम उस जड़ी बूटी को ढूंढ सकते हैं जिससे बेहोश किया जाता है? भैरव ने गुरु से पूछा। क्या राजा, तुमको कितनी बार बताया है कि ढूंढने से तो ऊपर वाला मिल जाता है, फिर ये सब क्या चीज है? गुरु ने रुमाल की पोटली खोलकर भैरव को उसमें 3 मांस के छोटे छोटे टुकड़े दिखाए। भैरव ने मुंह बनाकर कहा, ये क्या है?
ये रास्ता है उस जड़ी बूटी तक पहुंचने का। अगर हम सही सोच रहे हैं तो 3 ही जड़ी बूटी इस्तेमाल हो सकती हैं, और उन तीनों में से कौन सी जड़ी बूटी है ये हमें ये मांस का टुकड़ा बताएगा। कैसे? ऐसे कहकर गुरु ने मांस के तीनों टुकड़ों को 3 अलग अलग शीशियों में डाल दिया। तीनों शीशियों में अलग अलग जड़ी बूटियों का पानी पड़ा था। अब जिस भी शीशी का रंग ना बदले, समझो वही जड़ी बूटी इस्तेमाल हुई है। भैरव ने गर्व से गुरु की तरफ देखा। गुरु की छोटी छोटी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थी। तुम्हें क्या पता चला? बहुत कुछ और कुछ भी नहीं, भैरव ने सोचते हुए जवाब दिया। एक तो ये पहेलियों में हमसे बात ना किया करो, खून खौल जाता है हमारा। अरे हमको एक कमरा मिला है जिसके पीछे हमें पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ जरूर है, पर जैसे ही हम कमरे का दरवाजा खोलने वाले थे, गिरिराज वहां आ गया। फिर यमराज ने तुमको छोड़ कैसे दिया? हमने कहा हम रास्ता भूल गए थे, भटक गए। अब रास्ता भूलने पर कोई जान थोड़ी ना ले सकता है। बहुत सही राजा, सीख गए हो तुम भी झूठ बोलना। ऐसे ही हमारे साथ रहोगे तो एक दिन सफाई से झूठ बोलना सीख जाओगे, गुरु ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। भैरव हंसने लगा, लेकिन गिरिराज के हाथ में कुछ था। उसे उसने लाल कपड़े से ढक रखा था। अचानक भैरव की नजर उस रुमाल के टुकड़े पर पड़ी जिसमें गुरु मांस का टुकड़ा बांध कर लाया था। ठीक वैसा ही लाल कपड़ा। ये कपड़ा तुम्हें कहां से मिला? ये तो वही लाश के पास एक टुकड़ा पड़ा था, हमने उठा लिया। लाश के पास? भैरव ने गुरु की तरफ देखा। दोनों के दिमाग में एक साथ ये बात आई। भैरव को गिरिराज के हाथ की मटकी याद आई। उस मटकी में मरे हुए आदमी का खून था। इसका मतलब महल में हो रही हत्याओं के पीछे गिरिराज था। पर गिरिराज उस खून को कहां ले जा रहा था और किस लिए? उस रात भैरव की आंख खुली तो वो महल के पूरब वाले गलियारे में खड़ा था। भैरव ने जैसे ही गलियारे में पहला कदम रखा, गौरी की आवाज फिर से आई। भैरव बेटा संभल कर, देखना चोट न लगे। भैरव गौरी की आवाज की तरफ दौड़ा। आवाज उसी कमरे से आ रही थी। उस कमरे के बाहर भैरव तस्वीर के सामने खड़ा था। भैरव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भैरव की नजर दरवाजे के हत्थे पर गई और वो रुक गया। उसके हत्थे पर ठीक वैसा ही दहाड़ता शेर बना था जैसा तेजस के हत्थे पर था। न जाने क्यों भैरव को लगा जैसे ये कमरा उसका है। भैरव ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरे के अंधेरे में उसकी आंखों को पहले कुछ भी नहीं दिखा। फिर धीरे धीरे जैसे उन आंखों ने अंधेरे के बीच अपना रास्ता बनाया और कमरे की चीजें उसे दिखने लगी। भैरव अब कमरे के बीचों बीच खड़ा था। भैरव ने चारों तरफ देखा तो शीशे लगे थे। भैरव को अचानक वो दिन याद आ गया जब वो पिछली बार ऐसे शीशे के बीच खड़ा था और दामिनी उसकी बाहों में दम तोड़ रही थी। भैरव के सीने में एक जोर का दर्द हुआ और वो घुटनों पर गिर गया। भैरव का अपने ऊपर जैसे कोई काबू नहीं रह गया था और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। वो दामिनी की मौत के बाद से अब तक रोया नहीं था, ना ही वो वीर छोड़ते हुए रोया था। इतने दिनों का दुख दर्द जैसे भैरव के दिल में कैद था, पर अचानक आज उसे बाहर आने का रास्ता मिल गया। भैरव की दर्दनाक चीखों से जैसे वो शीशे हिल रहे थे। अचानक भैरव को आवाज आई, किसने रुलाया मेरे राजा बेटा को? भैरव चुप हो गया। उसने धीरे से सर उठाया तो सामने शीशे में गौरी खड़ी थी। उसकी मां गौरी, दुनिया की सबसे सुंदर औरत गौरी। भैरव ने अपना हाथ उसे छूने के लिए बढ़ाया, पर गौरी की आवाज आई, नहीं भैरव, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, वापस जाओ। इस तरफ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें वहीं रहना है और जो कर रहे हो वही करते रहना है। गौरी ने इतना कहा ही था कि जैसे उसे पीछे से किसी ने पकड़कर खींच लिया। गौरी एक चीख के साथ गायब हो गई। भैरव शीशे की तरफ बढ़ा ही था
कि पीछे शीशे से आवाज आई, तुमने सुना नहीं तुम्हारी मां ने क्या कहा? भैरव पलटा तो सामने कुंदन बैरागी खड़ा था। भैरव का मन हुआ कि दौड़कर बैरागी को गले लगा ले, पर बैरागी की आवाज आई, छल और सच में फर्क करना सीखो भैरव। पिछली बार भी वो तुम्हें इसलिए हरा पाया क्योंकि तुम उसके छल को समझ नहीं पाए। वो तुम्हारे दिमाग में घुसा और तुम्हें वो दिखाया जो वो दिखाना चाहता था। अपने दिल की सुनो, हमेशा सिर्फ दिल की सुनो। ये सब उसका जाल है। बचो, तुम्हें बचना है और सबको बचाना भी है। बचो, बचो, उठो। कुंदन बैरागी कसकर चीखा और भैरव की आंख खुल गई। भैरव पसीने में भीगा अपने बिस्तर पर पड़ा था। वो कुछ सोच पाता उससे पहले भैरव को एहसास हुआ जैसे कमरे में कोई है। भैरव ने धीरे से नजर घुमाई। तब तक कमरे की परछाइयों से एक साया निकला और खंजर से भैरव पर वार किया। भैरव सही समय पर बिस्तर से नीचे पलट गया। भैरव जब तक जमीन से उठा तब तक गुरु भी उठ चुका था। काला साया खिड़की की तरफ बढ़ा। गुरु के हाथ में उसके सिर पर बंधा एक कपड़ा आ गया। गुरु ने कपड़ा खींचा तो उस साए के सिर से उसका कपड़ा गिर गया, पर भैरव और गुरु दोनों की तरफ उसकी पीठ थी। फिर कमरे के अंधेरे में कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। वो साया खिड़की से सीधे नीचे बहती नदी में कूद गया। भैरव और गुरु सिर्फ उसके हवा में उड़ते लंबे बाल देख पाए। भैरव और गुरु ने पलटकर भैरव के बिस्तर पर देखा तो एक खंजर भैरव के बिस्तर में धंसा था, ठीक वहीं जहां भैरव का सिर होना चाहिए था। कोई भैरव को जान से मारना चाहता था। क्या ये कोई लड़की थी? और क्या सच में वो भैरव को मारने आई थी? अगर हां तो क्यों? क्या गौरी और कुंदन बैरागी शीशे के कमरे में कैद हैं? गौरी और कुंदन भैरव को किस बात के लिए आगाह कर रहे थे, जानने के लिए अब तक आपने सुना कि अस्तबल के पास गुरु को एक आदमी की लाश मिलती है। वो लाश बिल्कुल सफेद थी, जैसे उसका सारा खून निकाल लिया गया हो। भैरव और गुरु को यकीन हो जाता है कि हत्याओं के पीछे गिरिराज है। भैरव अपने सपने में लाल आंखों वाले कमरे में जाता है। उस शीशे में गौरी और कुंदन बैरागी दिखते हैं। भैरव जब उठता है तो उस पर कोई जानलेवा हमला कर देता है। भैरव सही समय पर बिस्तर से नीचे कूदकर अपनी जान बचाता है। अब आगे हो ना हो राजा, हमको तो यमराज पर शक है। उसी ने तुम पर हमला करवाया है। गिरिराज के बाल इतने लंबे नहीं है। वो कोई और था या थी? तुम्हारा नाम भैरव नाथ नहीं भोलेनाथ होना चाहिए था। अरे गिरिराज खुद थोड़ी ना आएगा मारने। उसने किसी को तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए होंगे। हो सकता है, पर अभी वो छोटी चिंता है। बड़ी चिंता यह है कि गिरिराज क्या कर रहा है। वो खून अगर गिरिराज निकाल रहा है तो आखिर वो उसका करता क्या है? तुम अपनी बड़ी चिंताओं के बारे में सोचो। हमको तो अब बस ये पता लगाना है कि तुम पर हमला किसने किया और तुम हमारे साथ चल रहे हो। कहते हुए गुरु ने भैरव को हाथ से पकड़ा और खींचते हुए बाहर ले गया। गुरु सीधा सिपाहियों के खेमे में गया और एक सिपाही को इशारे से बुलाया। वो सिपाही भागता हुआ गुरु के पास आया। क्या हुआ गुरु? उसने पूछा। यार ये बताओ, ये विनीत कहाँ है? आजकल दिख नहीं रहा। विनीत अब क्या खाक दिखेगा? उसकी तो नई नई शादी हुई है। अपनी दुल्हन छोड़कर हमारा तुम्हारा चेहरा देखने थोड़ी ना आएगा। सिपाही ने हंसते हुए कहा। अच्छा, बताया ही नहीं उसने? अरे गुरु, हमको तो लगता था विनीत बेचारा गरीब शादी में सबको रोटी पूरी नहीं कर पाएगा, पर शादी में तो खीर पूरी चली है। मां कसम, क्या शादी की है। ऐसी शादी तो गांव में कम ही लोग कर पाते हैं। लगता है अचानक उसके हाथ कोई खजाना लग गया है। अच्छा, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि विनीत का घर किधर है? कम से कम जाकर बधाई तो दे ही आए। अरे बहुत आसान है, गांव में एक ही कुआं है, ठीक उसके सामने लाल गेरू रंग का घर उसी का है। शादी की सजावट अभी लगी होगी, जाओगे तो दिख जाएगा। बस गुरु ने धीरे से जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के सिपाही को पकड़ा। इतने में रात की व्यवस्था
हो जाएगी ना? अरे बिल्कुल गुरु, सिपाही ने खुश होकर कहा। भैरव समझ गया कि गुरु ने उसे शराब से खरीदा था। गुरु और भैरव भानगढ़ गांव की तरफ बढ़े। विनीत के घर के पास पहुंचे तो गुरु विनीत के घर न जाकर उसकी पड़ोस के घर गया। भैरव ने कहा, क्या कर रहे हो? कुछ बताओगे? अगर किसी के बारे में कुछ भी पता करना हो तो उसके यहां ना जाकर हमेशा उसके पड़ोसी के यहां जाओ। उसने क्या खाया, क्या पहना, क्या किया, इन सब की खबर किसी को हो ना हो, पड़ोसी को जरूर होगी, समझे? भैरव ने गुरु की बात पर मुस्कुराकर सिर हिला दिया। इस आदमी के दिमाग को समझना बहुत कठिन था। विनीत की पड़ोसन आंगन में लाल मिर्चें सुखा रही थी। गुरु ने उससे कहा, अरे सुनिए, ये विनीत का घर कौन सा है? वो औरत फौरन लपक कर गुरु की तरफ आ गई। क्यों, क्या काम है? अरे कुछ नहीं, बस विनीत को कुछ पैसे देने थे। कैसे पैसे? आजकल हर तरफ से बड़े पैसे आ रहे हैं उसके पास। औरत ने पीछे भैरव को देखकर कहा, यहाँ के तो नहीं लगते हो, कहां से आए हो? महल से, गुरु ने जवाब दिया। औरत ने गुरु के कान के पास आकर कहा, कोई गलत काम करवा रहे हो? कैसे? किसी को मरवा तो नहीं रहे? औरत ने आंखों में भय भर कर कहा, क्यों, कोई पहले भी आया था क्या महल से? हाँ, अभी 5 दिन पहले सेनापति खुद आए थे। औरत ने फिर कान में फुसफुसाया, पर पूरा एक झोला भरकर पैसा दिया। से शादी रचाई है, वरना इनके पास कितना है पूरा गांव जानता है। औरत ने चिढ़ते हुए विनीत के घर की तरफ इशारा करके कहा। गुरु ने भैरव की तरफ देखा और आगे बढ़ने का इशारा किया। दोनों लोग विनीत के घर की तरफ बढ़े और दरवाजा खटखटाया। विनीत ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, पर भैरव और गुरु को देखकर जैसे उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले बेटा। आदमी शादी की मिठाई ही खिला देता है, तुमने तो शादी कर ली, बताया भी नहीं। अरे ऐसा नहीं है गुरु, वो बस सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ ना कि मौका ही नहीं मिला। फिर तुम लोग भी तो महल में व्यस्त थे ना, इसलिए हमने कहा नहीं। तो कितने पैसे दिए तुम्हें सेनापति ने? पैसे? कैसे पैसे? विनीत के चेहरे का रंग उड़ गया। भैरव अंदर आ चुका था। विनीत घबराकर पीछे हुआ और एक नजर रसोई में डाली। अगर तुम्हारी दुल्हन को हम तुम्हारी करतूत बता दें तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, बताओ? गुरु ने कहा, याद है ना भैरव, रतनपुर में तो पति की काली करतूत का पता चला तो वो लड़की अपने मायके वापस चली गई, फिर लौट कर आई ही नहीं। नहीं नहीं, देखो तुम लोग ऐसा कुछ ना करना। विनीत की आवाज धीमी हो गई। हम तो बस पैसे के लिए ये सब किए थे। इन लोगों को पहले से ही पता था कि तुम रतनपुर में हो। उन्हें पता चला कि हमारी बहन वहां रहती है तो हमको भेज दिया तुम्हें लाने के लिए। उन्होंने कहा कि ऋषिराज का नाम लोगे तो वो चला आएगा। बस हम इसलिए झूठ बोले, बाकी हमारी कोई गलती नहीं है। हमने जो किया महाराज ने हमसे करने को कहा। अब हम गरीब आदमी राजा की बात कैसे टाल देते, बताओ? महाराज? गुरु ने हैरानी से भैरव की तरफ देखा। दोनों लोग डरे हुए विनीत को छोड़कर महल की तरफ बढ़ गए। भैरव, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी समझ में हमें फौरन यहां से निकलना चाहिए। मामला गंभीर है, कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। नहीं, हो सकता है कि ऋषिराज का नाम लेकर हमें यहां बुलाया गया हो, पर गुरु, हम उसे महसूस कर सकते हैं। ऋषिराज यही है। ये तुम्हें फंसाने के लिए बहुत बड़ा जाल भी हो सकता है भैरव, और हो सकता है कि ये हमारा उस ऋषिराज तक पहुंचने का एक मौका हो गुरु। भैरव की आवाज में दर्द था। उस आदमी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है गुरु। अब या तो मैं उसे मार दूंगा या उसे मारते हुए मर जाऊंगा। आखिर मेरी जिंदगी का मकसद भी तो यही है ना। हाँ, तुमको हम इन सबके बीच में नहीं ला सकते। तुम आज ही यहां से निकलोगे। पगला गए हो क्या? नाम खराब करोगे गुरु का। गुरु सबका हाथ पकड़ता नहीं, पर एक बार अगर किसी का हाथ पकड़ लिया ना तो फिर जिंदगी भर छोड़ते नहीं है। तुम मरोगे तो हम भी मर जाएंगे। अपना क्या है, वैसे भी तुम्हारे बिना मन लगेगा नहीं। भैरव ने
गुरु को गले लगा लिया। अबे बिटिया की विदाई कर रहे हो क्या, जो इतना भावुक हो रहे हो? चलो काम बहुत है, जरा देखें महाराज को तुमसे क्या दिक्कत है। भैरव और गुरु के लिए अगली चुनौती थी राजा के कमरे में घुसना। महल के दक्षिण की तरफ महल के बाकी हिस्सों से ज्यादा चहल पहल रहती थी, इसलिए यह काम जरा मुश्किल था, पर गुरु काम पर लग चुका था। उसने एक दासी को पकड़ा और भैरव की तरफ इशारा करके कुछ कहा। दासी शर्मा के भैरव की तरफ देखने लगी। भैरव समझ गया कि गुरु ने फिर उसे बलि का बकरा बना दिया है। दासी उसके पास आई और भैरव से शर्माते हुए बोली, आप भी हमको बहुत पसंद है। भैरव की समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने गुरु को घूरना शुरू किया। गुरु भैरव के लाल हो रहे मुंह और कान के मजे ले रहा था। बेचारा छोटे गांव से है ना, इसलिए शर्मा रहा था। वो तो राजा के कमरे को अंदर से देखने का सपना लिए महल आया था, पर वहां तो सुना पंछी भी पर नहीं मार सकता, इसलिए बेचारा निराश होकर गांव वापस जा रहा है। लड़की घबरा गई। अरे ऐसे कैसे, हम लेकर चलेंगे ना तुमको राजा के कमरे में, बस देखकर जल्दी बाहर भाग जाना, किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। गुरु ने भैरव को कोनी मारी। मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम तो आपके अपने हैं, अपनों से कैसा धन्यवाद। लड़की फिर शर्माई और चली गई। भैरव ने गुरु को पकड़ा। अबे तुम हमको हर जगह बेचने क्यों लगते हो? अरे राजा, ये सूरत और किस दिन काम आएगी बताओ? और ऊपर से लड़की बेचारी कितना खुश हो गई, देखा? भैरव सर हिलाकर दासी के पीछे चल दिया। दासी ने फलों की एक टोकरी भैरव को पकड़ाई और आगे चलने लगी। थाली में फल इतने ऊंचे भरे थे कि भैरव की शक्ल दिख ही नहीं रही थी। वो सिर झुकाए दासी के पीछे पीछे सारे सिपाहियों को पार करता हुआ सीधा राजा की बैठक में आ गया। ये है राजा की बैठक, दासी ने बताया, और वो उधर पर्दे के पीछे उनके सोने का कमरा। हम ठीक 10 मिनट के बाद आएंगे, तुम तब तक सब ठीक से देख लेना, पर किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, वरना राजा को फौरन पता चल जाता है, समझे? कहकर दासी दरवाजे की तरफ बढ़ी। भैरव ने नजर दौड़ाना शुरू की। राजा की मेज पर शुल्क के कागज एक साफ ढेर में एक तरफ लगे थे। अचानक भैरव की नजर मेज के नीचे पड़ी एक किताब पर गई। उस किताब पर लिखा था आर या पार। पर भैरव की नजर उस पर रुकने की वजह थी वो शीशा जो उस किताब के ऊपर बना था, वही शीशा जिसमें कल रात उसने गौरी और कुंदन को देखा था। भैरव ने किताब जल्दी से अपनी कमर में ठास ली। उसने अपनी नजर दौड़ाई। वो दासी लौट आई थी। उसने भैरव की थाली से ताजे फल जगह जगह रखी खूबसूरत टोकरियों में डाले। बासी फल वापस भैरव की थाली में डाले और भैरव को वहां से लेकर निकल आई। भैरव ने दासी का शुक्रिया किया और फिर वो गुरु के पास भागा। भैरव ने कमरे में पहुंचकर गुरु को वो किताब दिखाई। अंधेर नगरी से वापस लाने की क्रिया, इसका क्या मतलब हो सकता है? गुरु ने किताब देखकर कहा। भैरव ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से कहा, इसका मतलब माधव ऋषिराज को वापस इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा है। क्या भैरव ने भानगढ़ में रुककर गलती कर दी है? क्या भैरव को गौरी, कुंदन बैरागी और गुरु की बात मानकर भानगढ़ से भाग जाना चाहिए था? क्या माधव ऋषिराज को इस पार खींचने में कामयाब हो जाएगा? क्या होगा जब भैरव और ऋषिराज आएंगे आमने सामने?